जनपद हापुड़ में चुनावी माहौल गर्म है और जो प्रत्याशी या जो भावी उम्मीदवार हैं इस वक्त हापुड़ के लिए जो चुनाव लड़ना चाहते हैं हापुड़ से, उनकी जनपद हापुड़ के लिए क्या क्या प्राथमिकताएं हैं, ये जानने के लिए हलचल इंडिया की टीम आज पहुंची है भावी उम्मीदवार प्रीता रिज्जी के पास। प्रीता रिज्जी, मैं जानना चाहूँगा आप इस चुनावी दंगल में जनपद हापुड़ के लिए क्या रोल निभाने वाली हैं? चुनावी दंगल में हम जनपद हापुड़ के लिए पूरी रालोद पार्टी से एक एक कार्यकर्ता को साथ लेकर के बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हर कार्यकर्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी, पार्टी की विचारधारा चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा, माननीय स्वर्गीय चौधरी अजित सिंह जी की विचारधारा के प्रति समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। हर कार्यकर्ता में एक जुनून देखने को मिलता है, वही जुनून मेरे अंदर है और हम हर व्यक्ति बतौर कार्यकर्ता पार्टी को विधानसभा हापुड़ विधानसभा की सीट जिता कर देंगे। तो जैसे कि अभी समाजवादी पार्टी से गठबंधन भी हो गया है राष्ट्रीय लोकदल का, तो अब इससे कितना बेनिफिट मिल सकता है राष्ट्रीय लोकदल को? देखिए, ये जो गठबंधन है ये राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी में जो हुआ है, ये बहुत सोच समझकर एक चुनावी रणनीति के तहत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है और इसके पीछे उनकी सोच यही है कि इस समय देश में और प्रदेश में जो दमनकारी दलनकारी सरकार चल रही है भाजपा की, उसको सिरे से खारिज किया जाए और गद्दी से दूर किया जाए और उत्तर प्रदेश में फिर से किसानों, मजदूरों, खेतीहर किसानों और कार्यकर्ताओं और जो कामगार हैं, गरीब दलित हैं, उनका राज लाया जाए। तो मैम, जैसे हर जगह किसानों को, गरीब मजदूरों को चुना जाता है, मगर एक आम आदमी जो मिडिल क्लास है वो कुछ ज़्यादा पिस जाता है इसमें, उसकी क्या गलती रहती है इसके अंदर? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, यदि हम राजनीति में रुचि नहीं रखते और सिर्फ समाज के काम में लगे रहते हैं, अपना घर परिवार पालते रहते हैं, तो राजनीति में जो चुनकर पहुंचने वाले व्यक्ति हैं वो सही व्यक्ति नहीं पहुंचते। जब सही व्यक्ति नहीं पहुंचता तो जो नीति और निर्धारण का कार्य है वो गलत व्यक्तियों के हाथ में चला जाता है और जब वो गलत व्यक्ति नीति निर्धारण करते हैं तो निश्चित बात पर उसका दुष्परिणाम समाज के मध्यम वर्ग को सहन करना पड़ता है, क्योंकि मध्यम वर्ग ही है जो हर समाज में, हर देश में बागडोर हाथ में लेकर चला है। इस समय जो सरकार चल रही है भाजपा की, जिन्होंने नए नए कानून बना करके मध्यम वर्ग को बुरी तरह पीस दिया है, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के प्रति अत्याचार, दलितों के प्रति मान सम्मान में कमी और शोषण और जो वायलेंस है, हिंसा है, वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मध्यम वर्ग जाहिर बात है पूरी तरह से पिस चुका है। बल्कि यूँ कहिए कि देश में अब दो ही वर्ग रह गए हैं, शोषक और शोषित। मध्यम वर्ग खत्म हो गया है, मध्यम वर्ग गरीब हो गया, निम्न मध्यम वर्ग में पहुंच गया और चंद लोग उच्च वर्ग के हो गए जो इस समय पूरे देश को चला रहे हैं। मैम, आप IAS भी रहे हैं, बड़े अधिकारी रहे हैं, मगर अब जैसे कि आप हापुड़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर आप जीत जाते हैं तो जो जनपद हापुड़ के लोग हैं उनके लिए क्या सोच रहेगी आपके लिए? मैं IRS ऑफिसर हूँ, 1987 बैच की मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस की ऑफिसर हूँ और भारत सरकार की सर्वोच्च सेवा से मैं सन 2019 में नौकरी छोड़कर समय से पहले त्यागपत्र दे करके मैं राजनीति में आई हूँ। उससे पहले मैं पिछले 10 वर्ष समाज के दलितों, शोषितों, पीड़ितों के लिए सेवा का कार्य करती रही। बतौर सामाजिक कार्यकर्ता कमिश्नर रहते हुए मैंने देश के सभी राज्यों में अम्बेडकराइट विचारधारा के लोगों को जोड़ा है और बहुत से हकों और अधिकारों की लड़ाई मैंने लड़ी है। मैं राष्ट्रीय लोकदल में बतौर सामाजिक कार्यकर्ता कार्य करती हूँ। मैं राष्ट्रीय लोकदल के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा दी हुई कोई भी जिम्मेदारी उठाने की पूरी इच्छा रखती हूँ। पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पित भाव के साथ मैं राष्ट्रीय लोकदल के संपूर्ण विचारधारा का पालन करते हुए मैं शीर्ष नेतृत्व के कहे अनुसार कार्य करूँगी। आने वाले समय में हापुड़ के जन जन तक मैं पहुँचूँगी और उनके लिए मैं जो भी काम होगा, जो मैं मेरे हाथ से हो सकता होगा, उनका भला और हापुड़ प्रदेश का विकास मैं ज़रूर करूँगी। तो अभी देखा जा रहा है कि चुनावी दंगल में काफ़ी लोग उतर रहे हैं और जो लोग उतर रहे हैं उनको ये भी नहीं पता है कि आज निर्माण दिवस मनाया गया है, मगर केवल और केवल एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर पहुंच रहे हैं। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ बहुत बड़ा अन्याय तब हुआ जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को 40-45 वर्षों तक किसी भी राजनीतिक दल ने कोई
सम्मान नहीं दिया, कोई उनका महत्व नहीं दिया। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर ये देश चलता रहा और पार्टियों ने बाबा साहब को सिर्फ बतौर राजनीतिक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। सबसे बड़ा राजनीतिक मोहरा बाबा साहब सन 2014 से बने हैं इस देश में। उन लोगों ने बाबा साहब का नाम लेना शुरू कर दिया जो बाबा साहब की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत काम करते रहे और उनकी देखा देखी लगभग हर व्यक्ति एक भेड़ चाल में, एक अंध चाल में चल रहा है। सब लोग जय भीम बोलते हैं, फोटो खिंचाते हैं, लेकिन बाबा साहब को समझते नहीं, बाबा साहब की विचारधारा को अपनाते नहीं। यही कारण है कि देश में, समाज में, जातियों में, वर्गों में, धर्मों में समाज बटा हुआ है, देश बटा हुआ है। जाति के आधार पर समाज में एक बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है। जो लोग तथाकथित वो छोटी जाति के होते हैं उनको सामाजिक मान सम्मान की कमी है, उनका अपमान होता है। महिलाओं के प्रति जो इस समय सोच खराब से खराब होती जा रही है। महिला को वैसे तो सरकारें कहती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को बढ़ाओ, लेकिन बेटियां घर से बाहर निकल नहीं सकती, बेटियों के साथ अपमान होता है, बेटियों को दिन रात जो है बलात्कार का सामना करना पड़ता है, शोषण का सामना करना पड़ता है। तो इन हालात में चल रहा है। मैं समझती हूँ कि देश में इस तरह के माहौल को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ये कब ख़त्म होगा? जब हम बाबा साहब की विचारधारा को संपूर्ण रूप से अपनाएंगे। सिर्फ बाबा साहब की फ़ोटो के आगे माला चढ़ा देने से, मोमबत्ती जला देने से या फ़ोटो खींचने के उनके साथ फ़ोटो खींच करके जय भीम का एक नारा लगा देने मात्र से बाबा साहब को हम कभी भी सम्मान नहीं दे सकते। यदि सच्चा सम्मान बाबा साहब की विचारधारा को देना है तो हमें देश में एक जाति विहीन समाज बनाना होगा, क्योंकि बाबा साहब चाहते थे कि देश में एक जाति विहीन समाज हो, एक वर्ग विहीन समाज हो, एक धर्म के आधार पर समाज न हो। वे धर्म निरपेक्ष समाज चाहते थे। हर व्यक्ति को अपने धर्म की पूजा और उपासना करने का अधिकार उन्होंने संविधान के माध्यम से दिया। हमें हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, हर जाति को हमें सम्मानित और शिक्षा के आधार पर हमें समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। बल्कि उल्टा कर रहे हैं। जातियों के आधार पर व्यक्तियों की पहचान होती है, पार्टियों के अंदर जातियों के आधार पर पदों का वितरण होता है, पार्टियों के अंदर धर्म के आधार पर व्यक्ति को वरीयता दी जाती है और इस तरह से धर्म के नाम पर समाज को इस समय उद्वेलित किया है कि हमें ये लगता है कि हम किसी कबीलाई समाज में जी रहे हैं, जहाँ पर आंख के बदले आंख और तीर चला करके एक दूसरे का बदला लिया जाता था। इस तरीके से देश दिन पर दिन जो है गर्त में गिरता जा रहा है और बाबा साहब की विचारधारा जो सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान के माध्यम से उन्होंने दी थी, वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। अच्छा मैम एक बात, बाबा साहब का सम्मान यदि हमें सचमुच करना है तो हमें बाबा साहब की विचारधारा को अपनाना होगा, न कि बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करना होगा। अच्छा मैम, जैसे आप अब इस टाइम चुनाव लड़ रहे हैं हापुड़ विधानसभा से, तो जनपद हापुड़ में आपको ऐसी क्या कमियां लग रही हैं जो कि आपको जीतने के बाद वो पूरी करानी है? देखिए, अभी चुनावी माहौल ज़रूर है। पार्टी ने अभी तक भी कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। पार्टी चुनाव लड़ रही है। व्यक्ति जो भी इस समय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं वो बतौर कार्यकर्ता कर रहे हैं। मैं भी बतौर कार्यकर्ता पार्टी को चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रही हूँ। शीर्ष नेतृत्व जिसको ये जिम्मेदारी देगा कि वो प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े, उस समय मैं आगे आकर के काम करूंगी। और जनपद हापुड़ में, हापुड़ विधानसभा में मैं देखती हूँ कि जो गांव में जो बहुत से लोग रहते हैं उन तक अभी भी बहुत लंबे लंबे रास्ते हैं, उन पर मुझे लगता है यातायात के साधन नहीं है। जो बेटियां हैं वो तो निकल ही नहीं सकती, लड़के तो फिर भी बाइक पे, मोटरसाइकिल पे, साइकिलों पे निकल जाते हैं। कई किलोमीटर अंदर जाते हैं तो उनकी पढ़ाई, उनका रोज़ का आवागमन जो है डिस्टर्ब होता है। उसके ऊपर मैं कार्य करूँगी। दूसरा, शहर में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा गंदगी है, जो नालियाँ हैं वो खुली चल रही हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य की जो स्थिति है दिन पर दिन खराब है। लोग उसी घुटन भरे, बदबू भरे माहौल में काम करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो मैम सफाई की और गंदगी की बात कर रहे हैं आप, हापुड़ नगर पालिका को तो प्रधानमंत्री मोदी ने नंबर 1 कहा है, सबसे ज़्यादा जो स्वच्छ रहा है जनपद हापुड़ रहा है, उसमें अवार्ड मिला है हापुड़ नगर पालिका अध्यक्ष को। देखिए, मंच पर अवार्ड देना एक बात हो जाती है और ज़मीनी तौर पर काम करना अगर देखा जाए तो जगह जगह पर स्वच्छ भारत अभियान के बड़े बड़े पोस्टर लगे हमने देखे हैं। प्रचार पर हज़ारों करोड़ों रुपया खर्च हुआ। वहीं दूसरी तरफ
जो स्वच्छ भारत की भावना है, जो स्वच्छ भारत के लिए काम करना है, वो स्वच्छ नहीं है। अभी भी बहुत गंदगी है। उसको सुधार यदि करना है तो अवार्ड दे करके नहीं, लोगों को वास्तव में अपनी सफाई खुद करनी पड़ेगी। तो हमें इसी तरह काम करना है। और यदि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो सके, यदि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो सके, तो स्वच्छ भारत अभियान जैसे अभियान चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें स्वच्छता का अभियान चलाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, लोगों की सोच बदलने की आवश्यकता है। यदि व्यक्तियों की सोच बदल जाएगी, यानी कि हर व्यक्ति शिक्षित होगा, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएगा, तो निश्चित ही भारत स्वच्छ होगा। और रही बात झाड़ू हाथ में पकड़ के झाड़ू लगाने की, जिस तरह से नेता लोग करते रहे हैं कि मीडिया के सामने झाड़ू हाथ में लेकर ऐसी जगह झाड़ू लगाते हैं जहां एक सूखा पत्ता भी नहीं पड़ा हुआ होता है, ऐसे में लगता है कि ये क्या कर रहे हैं। होना ये चाहिए सरकार को या व्यवस्था को, यदि सचमुच स्वच्छता लानी है तो जो कूड़ा है, जो करकट है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो नदियों में खुले नाले बहते हैं, उनको पूरी तरह से डिसमेंटल करने की, ख़त्म करने की, इंसिनरेट करने की मशीनें बनानी चाहिए, लगानी चाहिए। ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करनी चाहिए जिससे जो कूड़ा है, जो औद्योगिक कूड़ा है, वो ख़त्म हो सके, पॉल्यूशन ख़त्म हो सके और भारत और धरती स्वच्छ हो सके। तो अभी राष्ट्रीय लोकदल की भावी उम्मीदवार प्रीता हरित जी को सुना है, आपने उनके विचार सुने हैं, उनकी सोच सुनी है कि अगर उनको शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदारी देता है, टिकट देता है, तो वो जीतने के बाद जनपद हापुड़ के लिए क्या क्या करेंगी।